आज हम विराम चिन्ह के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। विराम का मतलब क्या होता है? विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना, रेस्ट करना, थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा रुकना। जिस तरह हम काम करते करते बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन मतलब लिखने में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। जी, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। कहा गया है कि अंग्रेजी से ये आए हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदी के जितने भी विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम को छोड़कर, ये सभी के सभी इंग्लिश से आए हुए हैं, ऐसा श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया है। तो अब विराम चिन्हों के भेद के बारे में हम पढ़ते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। ये 20 बताए जाते हैं हिंदी में। ये है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मय आदि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, डैश, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी इसे कहा जाता है, सामासिक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम, अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है कि हम किसी की कही हुई बात को यहाँ पर कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं उस चीज को। लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंसपद, टीका सूचक, तुल्यता सूचक और समाप्ति सूचक। तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है 20। अल्प विराम का चिन्ह है, आप देख रहे हैं, कोमा, जो इसको हम बोलते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह इंग्लिश में इसको सेमी कोलन कहते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम। यानी कि आपसे कोई वर्ड छूट जाता है तब आप उसको ऐसे डैश लगाकर ये लिखते हैं। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो होगा यहाँ पर यूज होगा प्रश्न चिन्ह। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उपविराम चिन्ह है आपका कॉलन। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? अल्प विराम का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यानी कि जो किसी ने बोला है वो एज इट इज लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है 0, आप देख रहे हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। समतुल्य। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, जब पहली हुई कही हुई बात को दोबारा से लिखना हो। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब इसमें आपके ये प्रश्न हैं। वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हम पीछे पढ़ के आए थे ऊष्म, जिसमें हवा ज्यादा गर्म थोड़ी सी निकलती है, जोर लगता है हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका स है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? आपका अंतस्थ व्यंजन। य र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ का मतलब जिसमें आपके होठ इस्तेमाल होते हैं, होठ का प्रयोग किया जाता है, वो आपका फ। आप बोल कर देखिएगा, फ। वावल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। जिन व्यंजनों के अंत में ए आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। अकारांत। अंत का मतलब जो एंड में लगा हो। कौन स्वर नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा ए, उ, ए, ये सभी स्वर हैं, तो आपका जो ब है ये आपका स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ये आपका द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, अक्षर होती है।
वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्ण समूह को नहीं, व्यवस्थित वर्ण समूह को आपने वर्णमाला कहना है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनि का मतलब जो कंठ से निकलते हैं वो क और ख हैं, तो आपका उत्तर ए रहेगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य वहां पर जो जहां पर मूर्धा का इस्तेमाल होता है बोलने के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो ड और ढ है। यहाँ पर आप देखेंगे जीभ के नीचे का जो हिस्सा है वो आपका वहां से आवाज आती हुई महसूस होगी। निम्नलिखित में से अल्प प्राण का वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण क और ग, ये अल्प प्राण व्यंजन है, आपके वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? अब यहाँ पर नवीन विकसित ध्वनियां का मतलब है जो हमारे यहाँ पर बाहर से आई हैं, विदेशी भाषाओं से आई हैं, जिन्हें आगत वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर ये ख और ग जो है ये आगत ध्वनियां हैं, यहाँ पर ये विकसित ध्वनियां हैं, ये हमारी हिंदी में पहले नहीं होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं है ये आपका घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन का मतलब क्या है? एक वर्ण व्यंजन नहीं है। यहाँ पर देखिएगा बाकी सभी व्यंजन है, ख, य, र, और ये क्या है? ये आपका स्वर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ का मतलब होता है जिसमें आपके होठ का इस्तेमाल हो, प, फ, ब, भ, म, यानी कि ये सभी की सभी क्या हैं? ओष्ठ ध्वनि है। तो ये नहीं है आ गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये सभी हैं। ये करेक्ट आंसर आपका तय रहेगा। तो तय जो आपका करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या मूलतः का मतलब होता है ओरिजिनली 52 मानी गई है। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य का मतलब होता है जहाँ की आवाज नाक में से आती है, हवा नाक में से निकलती है, तो वो आपका है य। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, तालव्य या कंठ तालव्य? ए और आई कंठ और तालव्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अब हिंदी की वर्णमाला में आप देखेंगे अक्षर त्रय ज्ञ तो है, लेकिन श्री शब्द जो है ये वर्णमाला में नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? द्वित्व व्यंजन का मीनिंग आप देखेंगे इसमें जो दिल्ली है ये द्वित्व व्यंजन हैं। किस शब्द के? द्वित्व का मतलब जो डबल हो गए हों। श, स, है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। हमने बिल्कुल फर्स्ट लेसन में इनको पढ़ा है। अक्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर आती है? अक्षय ये क और श की ध्वनि है, तो इसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है, तो ये संयुक्त वर्ण होगा। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अक्षय का वर्ण किसके बाद आता है? यहाँ पर देखिएगा अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका जो आंसर रहेगा ये श क के बाद आएगा, क्योंकि इसमें क और श मिलकर आवाज बनाते हैं। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब आप इन्हें अरेंज करेंगे तब। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यहाँ पर ज और य जो है, यहाँ पर ये इसे कई ज्ञ पढ़ते हैं, कई ज्ञानी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ज और य मिलाकर ये ज्ञ वर्ण के संयोग से बना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो स है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये आपका कंठ है, क्योंकि क वर्ग क, ख, ग, घ, अड़ आप देखेंगे कंठ में से इसकी साउंड आती है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो है आपका बी रहेगा। अभी हमने पढ़ा कि ये कौन सा वर्ण है, किन वर्णों से बना है, तो यहाँ पर ये आंसर आप देखेंगे यही आपका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य का मतलब जो दांतों से जीभ जिसमें दांतों से टकराती है, तो इसका आंसर ट है, क्योंकि ट जीभ के नीचे से आता है। कौन सी अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण का मतलब है जिनको हम अब हिंदी में लिखना छोड़ चुके हैं। यहाँ पर ये
झ झंडा होता था पहले, हमने बचपन में से लिखना सीखा था। अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? यहाँ पर आंसर क और स है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में कुल स्वर 11 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है जय, यहाँ पर आपका स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा, ट ठ ड ड, अब कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो इसमें देखिए, ये इसमें नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितने हैं? व्यंजन कितने हैं हिंदी में? 33 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर का मतलब यहाँ पर देखिए आंसर आ है आपका। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निष्प्रिय है, निष्प्रिय है। यहाँ पर विसर्ग इसमें बीच में आया हुआ है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? जो आंसर है आई आपका स्वर है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर आपका यह है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? उच्चारण स्थल आपका डी है, कंठोष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? यहाँ पर देखिएगा, ये अरबी या फारसी, अरबी और फारसी की हैं ये ध्वनियाँ। तालव्य व्यंजन वो हैं जहाँ पे तालवे से जो निकलती हैं। तो इसमें आंसर च छ ज झ है। कौन वर्ण घोष नहीं है? इसमें आंसर आपका सी है, तय रहेगा। किस शब्द में री का स्वर नहीं है? कृपा, दृष्टि, कृष्ण और आज। बिल्कुल क्लियर है, आपको आज दिखाई दे रहा है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? यहाँ पर ये कंठोष्ठ हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52 हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लूत, ह्रस्व, उपयुक्त, तीनों। ये तीनों आपकी स्वर ध्वनियाँ होती हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण का वैशिष्ट्य है बी। यहाँ पर दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक, ये सभी चीजें बै वर्ण पूरी करता है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है य, र, प, ल। तो यहाँ पर जो यह है ये अर्ध स्वर कहलाता है। ये क्यों कहलाता है? आप ये देख के बोल के देखिएगा, ये ई बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? इसका आंसर आपका दूसरा और चौथा रहेगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, ध्वनि, पद और वाक्य। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। इनमें से कौन व्यंजन महाअल्प प्राण है? च अल्प प्राण व्यंजन आपका। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है क्योंकि अंतस्थ है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ जिनमें कंठ का प्रयोग होता है क और ख। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी की श ध्वनि है। तालव्य। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? आ आपका ओष्ठ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अब यहाँ पर आपने तीन इनमें से देखना है। जो बी है च छ य, च ज ये आपकी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका आसाकार नहीं होता है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तय आपका घोष वर्ण नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली अनुनासिक ध्वनियाँ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, रिवाज, दृष्टि। यहाँ पर जो रिवाज है ये इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है य, च, त और उ। जो सी है आपका त, ये ध्वनि दंतव्य वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ आपका उच्चारण स्थान है। हिंदी शब्द कोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है?
यहाँ पर देखिएगा सभी में संतान, इसका जो सही वर्ड है वो डी आंसर आपका रहेगा। निम्न में से महाप्राण वर्ग है ए, थ आपका महाप्राण वर्ग है। हिंदी शब्दकोश में अ व अ किस वर्ग के साथ आता है? बी आपका आंसर रहेगा। ए के बाद ही अनुस्वार लगी है और ए के बाद ही विसर्ग लगा है। अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? क और स से। निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब जिसमें कोई और एक्स्ट्रा मात्रा ना लगी हो, कलरव में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। अयोगवाहक किसे कहा जाता है? विसर्ग को अयोगवाहक कहा जाता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? सी मूर्धन्य आपका आंसर रहेगा। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार, प्रयत्न मतलब जब हम कोशिश करते हैं तो पार्श्विक लय की ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है? ये क्या है? दोनों के दोनों अयोगवाह है। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब यहाँ पर देखिए अक्षय, त्रय, श्रय ये सभी संयुक्त व्यंजन है, तो आंसर स रहेगा आपका। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या हुआ? जिसमें संघर्ष, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपको, वो ज है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है आपका कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? आपका अंतस्थ नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? आपका स अघोष वर्ण है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं च, छ, ज, झ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? डी आपका तय आंसर रहेगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है सी, थ। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं ट, ठ, ड, ढ। हिंदी की बै ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है त। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ई। निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ का मतलब जिसमें दांतों और होठों की हो, वह। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? ब। ट, ठ, ड, ढ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? स एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है ये। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? यह। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक का मतलब लय। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संयुक्त। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ज। किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आई। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ज। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निष्प्रिय है। तालव्य व्यंजन है ब। कौन वर्ण घोष नहीं है? त।
किस शब्द में री का स्वर नहीं है? आज। अब इसके बाद विराम चिन्हों की प्रैक्टिस करते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। इसमें जो सी है यहाँ पर इसका जो आप देख रहे हैं विस्मय आदि चिन्ह है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। तो उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम। अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अंग्रेजी से। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह आपका ए। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है कॉमा। जहां एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए। यहां पर देखिए ये सभी नाम हैं, तो यहां पर कोमा आना चाहिए। यहां पे भी कोमा, यहां पे भी कोमा, यहां पर भी कोमा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विचार चिन्ह क्या होगा? तो यहां पर उचित विराम चिन्ह आएगा आनंद घर आया। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। अब जहां पर जो परंतु, किंतु, लेकिन, इनमें अभी आपको विराम चिन्ह लगाना है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो इसका उत्तर कोमा रहेगा। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? अल्प विराम लगता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें अल्प विराम रहेगा। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें अल्प विराम लगेगा। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर माँ रहेगा, माँ मेरा कल्याण करो। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अर्ध विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य के अंत में, कहानी, उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर रहेगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें।
बी विस्मयादि। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ए उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये उद्धरण चिन्ह है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? सामासिक चिन्ह। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार कोष्ठक। विवरण चिन्ह को पहचाने। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है? रेखा। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? सी पूर्ण विराम। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। करेक्ट आंसर रहेगा किस शब्द में ए का स्वर नहीं है? वैदिक। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। डी कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सी कोष्ठक। तो ये थी आपकी पहले लेसन की प्रैक्टिस। धन्यवाद।